Chapter number 5. Chapter name Wave Motion. वेव जो बनती है उनकी मोशन यानी जे वेव मोशन। चैप्टर का जो नाम है वो वेव मोशन है। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है ये हम मैट्रिक क्लास के अंदर भी डिस्कस करके आ चुके हैं, स्टडी करके आ चुके हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड to restore its original shape after removal of deforming force from it। अगर हम इस डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये किसकी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कोई ऐसे सॉलिड सपोज करें जिसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स पैदा हो जाए रिमूवल के बाद, यानी ऐसे सॉलिड जिनको हम स्ट्रेच करें, खींचें, और खींचने के बाद उनको जब खींचेंगे तो उसके अंदर एक फोर्स पैदा होगी जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। यानी जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम सपोज करते हैं, लेट सपोज हमने सपोज के रबड़ बैंड। अगर हम किसी रबड़ बैंड को खींचें और खींचने के बाद हम जब उसको छोड़ लें तो उसके अंदर एक फोर्स पैदा होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स। रबड़ बैंड को खींचने में उसमें एक फोर्स पैदा होती है जिसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, वो रिमूवल का मतलब ये है कि जैसे हम रबड़ बैंड को छोड़ेंगे तो वापस रबड़ बैंड अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा। यानी जिस पॉइंट से खींचा था उसी पॉइंट को वो वापस जाके कोलाइड करता है, यानी कि वापस उसी पोजीशन पे पहुंचेगा। सपोज करते हैं और एक और डेफिनेशन पढ़ें। इस डेफिनेशन में लिखा है द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच the body opposes deforming force and regains its original shape। यानी वो अपनी वापस ओरिजिनल शेप में की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स उसके अंदर पैदा होगी रबड़ बैंड के अंदर, वही बेसिकली इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी उसी को कहते हैं जिसके अंदर कोई हम बिगाड़ यानी कोई फोर्स के थ्रू हमने, जैसे कि ये एग्जाम्पल दी हुई है इलास्टिसिटी। हमने इस थंब के थ्रू यहाँ रबड़ बैंड को सपोर्ट दी हुई है और यहाँ से हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जब हम खींच रहे हैं तो इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो रही है, वो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हम कहते हैं। जैसे हम रबड़ बैंड को खींचेंगे तो रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। ये रिमूवल का मतलब ही यही है कि जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो रबड़ बैंड अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाएगा। इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं और इलास्टिसिटी, इस पूरे प्रोसेस को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। एक डेफिनेशन मैंने ये लिखी हुई है, दूसरी ये लिखी हुई है, और करके दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर ये भी दो याद नहीं कर पा रहे हैं तो ये डेफिनेशन में दी हुई है द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और कंप्रेस। वही अपनी नॉर्मल शेप की तरफ ही ये रबड़ बैंड मूव कर जाएगा। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस के बारे में स्टडी करते हैं। अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन शेप इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी भी चेंज मतलब तब्दीली आना किसी शेप के अंदर अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज हो रहा है तो चेंज इन शेप या उसकी शेप लाजमी से जब एरिया चेंज होगा तो शेप भी चेंज हो रही होगी। अगर उसका अब ये नहीं कहना चाहते कि एरिया चेंज नहीं, एरिया नहीं, यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट
दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन शेप, उसकी शेप भी चेंज हो तो उसको इज नॉन एज इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से एंड फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये डेफिनेशन नहीं लिख पाते तो इसकी डेफिनेशन हम यूं भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो भी चीज डिवाइड में हो उसको हम पर, PER पर का एक सेंटेंस यूज करते हैं, जुमला यूज करते हैं। फोर्स ऊपर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस, इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन A। अब यूनिट की अगर हम बात करें कि भाई स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह फोर्स की यूनिट बनी, सॉरी स्ट्रेस की यूनिट बनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स यूनिट्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप फॉर्मूले के थ्रू भी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और टोटल मिलाएं तो टोटल इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया हमारे पास ए नोट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर हम सिर्फ इतने से भी फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी भी स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है, हमने इसकी स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन, अब स्ट्रेन की डेफिनेशन एक है स्ट्रेस, दूसरी है स्ट्रेन। स्ट्रेन की जब बात करते हैं, फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो रही हो, आर और वॉल्यूम, इसका स्ट्रेन। अगर किसी सिलेंडर की या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा हो, ये लेंथ भी हो सकती है और वॉल्यूम भी हो सकता है, तो वो जो प्रोसेस है फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ आर और वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। काइंड ऑफ स्ट्रेन, जब स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन की टू काइंड्स हैं। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये जो दो इसकी टाइप्स हैं या दो इसकी काइंड्स हैं, तो इनको हम मजीद डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ, अगर सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर चेंजिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ, अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ के अंदर तब्दीली आए किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो जो स्ट्रेन पैदा होगी वो कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा होगी। और करके एक डेफिनेशन दी है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फॉर्मूला देख लेते हैं हम, देखिए फॉर्मूला देखें। स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। ये एक्सलॉन है, एक्सलॉन E टाइप भी है। E इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L का मतलब है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। डेल्टा L का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। अगर आपको ये डेफिनेशन या ये डेफिनेशन भी समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसकी डेफिनेशन और कैसे लिख सकते हैं? द रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ, the ratio between change in length and original length is known as strain. यूनिट की बात करते हैं, इट हैज नो यूनिट। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। दोनों लेंथ है, अगर मैं दोनों की यूनिट निकालूं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है। अब हम यहाँ देखते हैं फोर्स है, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं हम,
ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ओरिजिनल लेंथ है एल नोट। ये थोड़ी सी तब्दील चेंज हुई है, जो चेंज हुई है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एल से। जब बहुत ज्यादा हम किसी मेटल को हीट अप करना शुरू कर दें, ये हीट वाले चैप्टर में या हीट के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी जो मेटल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से change in length delta L divided by original length L naught is known as strain. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से क्या मुराद है? अब तक जो बात कर रहे थे हम चेंज इन लेंथ, सिर्फ लेंथ की बात होती थी। अब देखिए फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो तो हम उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और करके बात कर लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम, देखिए डेल्टा वी। जहां पे भी किसी भी वेरिएबल के साथ डेल्टा लगा हुआ आ जाए तो समझ लीजिए वो वेरिएबल चेंज हो रहा है। अब यहाँ वेरिएबल वी तो है, लेकिन वी क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। और ये ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर ये डेफिनेशन में नहीं आ रही है तो ऐसे लिख लें, द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की भी कोई यूनिट नहीं होगी, देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन बिकॉज दे आर रेशियो। दोनों के दरमियान जो यूनिट है वो रेशियो है। अच्छा यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लें, स्ट्रेस को हटा दें, स्ट्रेस और को कैंसिल कर दें, बाकी ये ओके लिखा हुआ है स्ट्रेन बिकॉज दे आर रेशियो। ये रेशियो है जिसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। यहाँ पे भी देखना है, अगर मैं किसी क्यूबिकल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हीटअप करना शुरू कर दूँ तो वो जो मेटल है क्यूबिकल बॉडी है उसके अंदर उसके वॉल्यूम में चेंज आना शुरू हो जाएगा। उसको हमने डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया है। लेक्चर नंबर 11 में हुक्स लॉ का हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है और मैंने हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंट अपलोड भी किया हुआ है। अगर आप प्रोफाइल अपना MS टीम के ऊपर जाएं, प्रैक्टिकल स्लाइड्स के अंदर को उसको खोल के स्टडी करें तो इसका पूरा मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी is directly proportional to the stress exerted. This is known as Hooke's law. अब स्ट्रेन और स्ट्रेस के दरमियान अगर कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप है, डायरेक्टली रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर हम स्ट्रेन को बढ़ाएं स्ट्रेस भी बढ़े, और अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करें या बढ़ाएं तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। देख लेते हैं हम, और करके एक और डेफिनेशन दी हुई है, और में देख रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस फॉर एनी इलास्टिक बॉडी is directly proportional to strain, is directly proportional to strain within elastic limit। इलास्टिक क्या होता है, किसी भी चीज को हम खींचने के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए तो एक लिमिट तक खींचे, ऐसा ना हो कि उसको पूरा ही खींचने तो वो बीच से ब्रेक हो जाएगा, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा। जैसे रबड़ में आप उसको इतना खींच देंगे टूट गया, ब्रेक हो जाए तो फिर तो उसके अंदर इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना। फिर विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस फॉर एनी इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन की डेफिनेशन भी बता चुका हूँ और स्ट्रेस की डेफिनेशन भी बता चुका है। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम। हुक्स लॉ की बात हो रही है, हुक्स लॉ का हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था।
उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा पढ़िएगा, स्टडी करिएगा। मैथमेटिकली स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेन। अच्छा, कोई भी फिजिक्स के अंदर इक्वेशन हो, उसमें जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को रिमूव करते हैं या हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट यूज करते हैं। आप कोई भी इक्वेशन उठाएं फिजिक्स की, अगर हम कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह में कांस्टेंट यूज करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन, के हियर के इज कांस्टेंट, के जो एक कांस्टेंट नंबर है। और अगर हम के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करें, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नंबर फिजिक्स में हमने यूज किया है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमने कैलकुलेट रखी है। जैसे हमारा चार्ज है, स्पीड ऑफ लाइट सी कांस्टेंट है, तो इस तरह के अनलिमिटेड कांस्टेंट है। हियर के इज कांस्टेंट। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है के से मल्टीप्लाई हो रहा है, हियर इधर लाके हमने इसको डिवाइड कर दिया। के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की बात करते हैं। Within elastic limit, force is directly proportional to the extension produced। यानी अगर हम हुक्स लॉ में अगर किसी स्प्रिंग की बात करें और उस स्प्रिंग के ऊपर कोई मास यूज करते हैं, जैसे जैसे हम स्प्रिंग को मास यूज करेंगे यानी मास उसमें डालेंगे तो स्प्रिंग खींचना शुरू हो जाएगा। उस खींचने को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि एक्सटेंशन विद इन इलास्टिक लिमिट। उस स्प्रिंग की कोई ना कोई एक लिमिट होगी, यानी वो एक छोटा सा स्प्रिंग लें, उसके ऊपर हम 20 ग्राम 40 ग्राम 60 ग्राम के वेट हैंग करना शुरू कर दें, एक स्टैंड के ऊपर स्प्रिंग को लगा दें और वो स्प्रिंग क्या है खींचनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक लिमिट ऐसा आएगा उसके ऊपर हम इतना वेट डाल दें कि वो स्प्रिंग ही टूट के नीचे गिर जाएगी। तो ये हर एक चीज की एक लिमिट है, वो जो लिमिट है उसको हमने इलास्टिक लिमिट का नाम दिया है। इलास्टिक लिमिट यानी कि ये हर वो चीज जो एक लिमिट तक खींच सके उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। आप इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस। मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि वो जो हमारी लेंथ है यानी स्प्रिंग की जो स्प्रिंग खींच रही है उसको हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल, एफ इज इक्वल टू के एल। एल जो है लेंथ है, यानी जितनी स्प्रिंग खींच रही है उसकी कोई ना कोई लेंथ आ रही है, उसको हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। और हमने प्रैक्टिकल के अंदर उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया था। तो थोड़ा सा परेशान मत रहिएगा, आप इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस लेंथ को एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम में आ रहे प्रूफ डेट एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो आपने क्या करना है, हेयर रिमूव कर देंगे, एल की जगह क्या लिख देंगे एक्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कौन क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। एल का एल अगर एक्स यूज कर रहे हैं तो एक्स, एंड देन कांस्टेंट हियर के इज कांस्टेंट, एफ इज इक्वल टू के एल इक्वेशन बनेगी। अब कांस्टेंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये के एफ अपॉन एक्स। अब देखें यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक करी हुई, इसको करेक्शन कर लें। ये के आ जाएगा यहाँ पर और ये जो एक्स है, एक्स है वो एल की जगह हमने यूज किया था, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू एल भी कर सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स भी कर सकते हैं। तो हेयर इधर यहाँ पे हम के यूज करेंगे, यहाँ के आएगा, ये एल जो है यहाँ के से मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स के नीचे आके डिवाइड होगा। देखिए एल डिवाइड होना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है। एक्स इसलिए लिख दिया कि आप एक्स की जगह एल भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी ये बनी
k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। ये के सॉरी इसको एल को रिमूव करके यहाँ के लिख लें और यहाँ एक्स लिख लें, और अगर एक्स नहीं लिखना चाहते तो एल लिख लें, जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ एल एल तो ये एल जो है ये यहाँ आ जाएगा, और इसकी जगह पर यहाँ पे भी के, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे एल आएगा। इसकी करेक्शन कर लें। वेयर के इज कॉन्स्टेंट, देखें ये जो एक्स जो मैंने यहाँ पे जो के तो यहाँ के जो है उसकी जगह क्या है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी एक्स की जगह पे मैंने के यूज कर लिया। अगर बाय मिस्टेक आप इसकी करेक्शन कर लें, अगर इसकी करेक्शन होगी तो क्या बनेगी, एफ प्रोपोर्शनल टू एल। अगर एल रख रहे तो एल रख लें, लेकिन मैंने नीचे एक्स कर दिया तो यहाँ करेक्ट करके इसको एल की जगह एक्स कर दें, इसको भी एक्स कर दें, ये भी एक्स हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ पे के बचेगा, ये के कर दें एल को रिमूव करके, और एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ लाके डिवाइड करते हैं, यानी एल का कॉन्सेप्ट हटा दें। अगर नहीं हटाना चाह रहे तो यहाँ पे एल लिख दें, और फिर ये के तो यहीं पर रहेगा, के राइट हैंड साइड पर ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो हम कैलकुलेट करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये कंडीशन है हमारे पास, यहाँ स्प्रिंग दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो एक्स कवर हो रहा है, या मीन पोजीशन में एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, दैट इज, यहाँ देखें मैंने और क्लियर कर दिया। अगर पिछली स्लाइड में अगर कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो रही है तो आप इधर से भी कॉपी कर सकते हैं सेम। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेन क्या है, माइनस एक्स। ये एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक जो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, खींच रहा है, तो उसको हमने एक्स रिप्रेजेंट किया एक्स। अब एक्स 0 1 2 3 इसकी मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ एक्स और एफ के बारे में समझें। एफ हमारी स्ट्रेस या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे हम स्प्रिंग में वेट डालेंगे तो स्प्रिंग नीचे ही आगे की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही हम उसमें वेट निकालेंगे तो स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आएगा। ये माइनस साइन उसी इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। F is equal to minus kx. Here is constant is also known as spring constant. अब स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मतलब है, स्प्रिंग जो है वहां फिक्स है, ना वो छोटा हो रहा है ना वो बड़ा हो रहा है, मतलब स्प्रिंग का साइज तो वही है। अब उसमें हम वेट यूज कर रहे हैं तो स्प्रिंग खींच रहा है, लेकिन स्प्रिंग बड़ा छोटा नहीं हो रहा, स्प्रिंग का साइज सेम है। अगर स्प्रिंग के साइज में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, देखो स्प्रिंग खींचना एक अलग बात है, लेकिन स्प्रिंग को खींच कर बड़ा कर देना एक अलग चीज है। जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग अगर 3 मीटर की है, वो उसको खींच के 3 मीटर तक ही ला सकते हैं। अगर वो 4 मीटर तक आ जाएगा स्प्रिंग, तो उसका मतलब है कि वो स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, टूट जाएगा। एक स्प्रिंग की लिमिट ही 3 मीटर तक है, तो वो 3 मीटर तक ही खींच के आएगा। ओके डन है जी। where F is equal to applied force, K is equal to constant of proportionality। constant of proportionality का मतलब ये स्प्रिंग है, ये सिर्फ खींच सकता है, खींच के यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये स्प्रिंग बड़ा छोटा नहीं हो सकता। खींच सकता है, खींचने की वजह से वो यहाँ तक आया हुआ, देखें आपके सामने, फिर ये वापस आया एंड देन ये इस पोजीशन पे आ गया। X is equal to extension produce। negative sign show its direction which is always toward the mean position, यानी जिस पॉइंट से हमने इसको खींचा था, हम जैसे जैसे वेट को कम करेंगे या ये वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर आके रुक जाएगा, जहाँ हमारा मेरा पॉइंटर है रेड कलर का लेजर का, इस पोजीशन पे वापस आके रुक जाएगा। Mathematically, let force F is applied on the body towards right through a distance x, then force on it directly proportional displacement. Force is directly proportional to displacement. F is equal to kx, where k is proportionality constant and is known as spring constant। ये मैं आपको बता चुका हूँ k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज हुक्स लॉ। इसी इक्वेशन को हमने
हुक्स लॉ का नाम भी दिया है। अगर एग्जाम में सवाल है हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ, तो आपने एंड ड्राइव द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन ड्राइव करके दिखानी होगी। एट दिस पॉइंट अ रिएक्शन फोर्स इज क्रिएट्स which want to take the body toward mean position, यानी वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा। स्प्रिंग नॉन एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एंड इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन मैंने इसलिए यहाँ यूज नहीं करा, लेकिन ये सारी वर्डिंग करने के बाद मैंने माइनस साइन इसलिए यूज कर दिया कि जैसे जैसे हम स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग वाइब्रेट होती है और वापस एक अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ जाके रुक जाती है। तो ये माइनस साइन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्प्रिंग की जो पोजीशन होगी वो वापस अपनी पोजीशन की तरफ ही मूव करेगी। In equation, negative sign show that direction of force is toward the mean position। के बाद मैं क्लियर कर चुका हूं आपको। If the body is released from this point, it get acceleration according to second law of motion। अगर जैसे जैसे स्प्रिंग खींचेगी तो उसके अंदर एक एक्सिलरेशन भी पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। देख लेते हैं वो एक्सिलरेशन क्या है। F इज इक्वल टू एम ए एंड देन इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने इसको। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है और सेकेंड लॉ की इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग कौन कौन सी इक्वेशन करनी है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू के एक्स। जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो दोनों के F तो कैंसिल हो जाते हैं, ये एम ए ये आ गया और प्रीवियस स्लाइड में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो कंडीशन जो बनी हमारी वो बनी A इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। देखिए एक्स का एक्स, के का के, माइनस का माइनस, एम जो है ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर लिया है एम। एम क्या है, एम मास, एम मास है और मास चेंज नहीं होता है यानी मास कांस्टेंट है। और के क्या है, के भी स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग भी चेंज नहीं होती, तो स्प्रिंग का मास भी कांस्टेंट ही होगा, तो इसकी वजह से स्प्रिंग को के से दोनों हमारे पास के अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट है। और नेगेटिव साइन स्प्रिंग की जो पोजीशन है जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है उसी पोजीशन पे जाएगा। वेयर के अपॉन एम इज कांस्टेंट, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब मैं कांस्टेंट को रिमूव करूंगा तो उसको, ये जो है कांस्टेंट को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। तो ये इज इक्वल टू को रिमूव करके आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जस्ट लाइक अल्फा की तरह एक साइन होगा जिसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, लेकिन वो अल्फा नहीं होगा। द इक्वेशन शो दैट एक्सेलरेशन इज directly proportional to displacement। ठीक है, acceleration is directly proportional to displacement and negative sign show that, negative sign है जो है वो शो कर रहा है direction of acceleration is lower mean position, यानी जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है मेन पोजीशन की तरफ। दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ऐसी मोशन हो, इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। अगर हम किसी बॉब को धागे से बांधे और कहीं लटका दें, हैंग करें और उस धागे को वाइब्रेट कराना शुरू कर दें, यानी कि जस्ट लाइक पेंडुलम, जैसे हमने मैट्रिक क्लास में पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया था, वो जो मोशन है उस मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यंग मॉडुलस की बात कर लेते हैं। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस के अंदर जो कंडीशन है देखें, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, जैसे क्या लिखा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अब वो लेंथ है तो इन्होंने वर्ड लिखा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला भी मालूम है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ।
यंग मॉडुलस इसी को कहते हैं E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर कोई पूछे भाई कि व्हाट इज यंग मॉडुलस तो आप क्या बताएंगे? द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉडुलस। स्ट्रेस का फॉर्मूला हम इनिशियल स्लाइड में स्टडी कर चुके हैं और स्ट्रेन का भी, दोनों को हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास यंग मॉडुलस कैलकुलेट हो जाएगी। The ratio of stress to linear strain is called Young modulus। अगर ये डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे तो ये वाली याद कर ले, ये वाली एग्जाम में लिख दें दोनों में से कोई एक। और का क्या मतलब होता है? दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप लिख कर आए एग्जाम के अंदर। मैथमेटिकली हम इसको देख लेते हैं। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वेयर y इज यंग मॉडुलस। ये तो y यंग मॉडुलस को y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करिएगा कि मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया y का यूज़ किया तो आप y करें, y को यूज़ करें। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, E को रिमूव कर लें, इसकी जगह y कर दें। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F अपॉन ए डेल्टा L अपॉन L नॉट। अगर ई से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने वर्डिंग के अंदर जो फॉर्मूला y से रिप्रेजेंट किया है तो आप भी इसको y से रिप्रेजेंट करें। y इज इक्वल टू दोनों के फॉर्मूले F अपॉन ए डेल्टा L अपॉन L नॉट यहाँ मैंने पुट कर दिए हैं दोनों के फॉर्मूले। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं और इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जस्ट लाइक द कंडीशन होगी F अपॉन ए डिवाइड डेल्टा L अपॉन L। ये डिवाइड में लिखी हुई थी नीचे वाली टर्म, अगर वो नजर नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है तो आप इसको डेल्टा L अपॉन L भी लिख सकते हैं। मैं और दिखा देता हूँ आपको। अगर ये देखें लेक्चर के अंदर ये लिखा हुआ डेल्टा L अपॉन L, तो ये डिवाइड हो रहा है, F अपॉन ए डिवाइड कर रहा है इन्हें, तो डिवाइड को मैंने साइन में लिख दिया, डेल्टा L अपॉन L मैंने ऐसे लिखा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा कि y इज इक्वल टू F अपॉन ए, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो L ऊपर डेल्टा L नीचे, L अपॉन डेल्टा L हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा L। ये यंग मॉडुलस का फार्मूला है। यंग मॉडुलस के न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो जेनशीन रखिएगा। F जो है फोर्स है, L ओरिजिनल लेंथ है, ए एरिया है और डेल्टा L चेंज इन लेंथ है। वॉइल पॉइंट कौन से पॉइंट को कहते हैं? ग्राफ वगैरह हमने देखे होंगे, ग्राफ में पॉइंट्स वगैरह हम लगाते रहते हैं, लेकिन ये वाइल्ड पॉइंट का क्या मतलब है? वाइल्ड VIELD वाइल्ड पॉइंट, और इसको थोड़ा सा नोट कर लें। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आफ्टर विच हुक्स लॉ ब्रेक डाउन इज कॉल्ड वाइल्ड पॉइंट। जहाँ हुक्स लॉ जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को हमने कौन से पॉइंट का नाम दिया है? वाइल्ड पॉइंट। लाजमी नहीं है कि हुक्स लॉ के लिए कंडीशन हो। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की एक लिमिटिंग वैल्यू होगी। उसके बाद आफ्टर विच हुक्स लॉ ब्रेक डाउन, उसके बाद हुक्स लॉ जो है ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाएगा। इस कार्ड वाइल्ड पॉइंट, उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? वाइल्ड पॉइंट कहते हैं। ये देखें जस्ट लाइक दिस, रन राइज वर्ल्ड है वाइल्ड स्टैंड, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ये सडनली मूव कर गया। ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई पॉइंट, इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? वाइल्ड पॉइंट। यंग मॉडुलस का मामला राइज अपॉन रन स्लो। योर असाइनमेंट, आपके असाइनमेंट हर लेक्चर के अंदर मौजूद हैं और ये आपने करने भी हैं। डिफाइन इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आल्सो डिफाइन हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनको डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। इलास्टिसिटी, इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले बताएं आप। स्ट्रेस की डेफिनेशन बताएं, स्ट्रेस के फॉर्मूले बताएं। एंड देन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन,
उसकी डेफिनेशन फार्मूले लिखने हैं आपने, ये आपके असाइनमेंट है। डिफाइन हुक्स लॉ डिफाइन करना है और मैथमेटिकली भी बताना है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यंग मॉड्यूलस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देंगे आप। एंड देन डिस्कस इन डिटेल द मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। डिटेल में डिस्कस करना है, एग्जाम के अंदर सवाल इस तरह से आएगा, ये शो डेट करके या प्रूव डेट करके क्वेश्चन आ जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेरीफाई करें या डिस्कस इन डिटेल। डिस्कस इन डिटेल आपने डिटेल में डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद एराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।